वार्निंग, जो भी आप अभी देखने और सुनने वाले हैं वो शायद आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि कितनी बातें आपसे छुपी हुई हैं और शायद आप इतने टाइम से झूठ को सच मान रहे थे। इस वीडियो में सारी बातें थियरीज हैं एंड कोई भी बात फैक्ट नहीं है। शायद तो तुमको लगता है कि जो कुछ भी तुम्हारे सामने हो रहा है एंड जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है वो सब सच है। अगर तुमको ऐसा लगता है तो इस वीडियो के बाद तुम्हारा पूरी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड गेट रेडी फॉर सम इंडियन कंस्पिरेसी थियरीज। ये मेरे चैनल पे 5th कंस्पिरेसी थियरीज वीडियो है एंड इन वीडियोस में हम डिस्कस करते हैं उन थियरीज को जो हो सकता है कि सच हो एंड अगर वो सच है तो उस सच को हमसे छुपाया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे आसपास रहने वाले लोगों में से काफी सारे लोग किसी डार्क प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बाय डार्क प्रैक्टिस आई मीन सैक्रिफाइसेस, डार्क मैजिक एंड सेटनिज्म। एंड ये थियरी कहाँ से आई है ये सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। एंड एक थियरी अबाउट हाउ टी सीरीज एंड अदर म्यूजिक लेबल्स जस्ट डोंट केयर अबाउट देयर आर्टिस्ट एंड वो किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं अपने प्रॉफिट्स के लिए। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे आगे जाके पॉसिबल है कि एक ही कंपनी पूरे इंडिया को रन कर रही होगी एंड कैसे शायद इस प्लान की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। एक बहुत सेंसिटिव थियरी कि कैसे हमारे न्यूज़ चैनल्स हमसे झूठ बोल रहे हैं एंड हमारे न्यूज़ चैनल्स खाली हमें कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं। एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे द पॉपुलर कंस्पिरेसी थियरी मंडेला इफेक्ट एंड उसके कुछ एग्जांपल्स इंडिया में। इन थियरीज को शुरू करने से पहले मैं सबको बता देना चाहता हूं कि ये सारी बातें थियरीज हैं एंड इनमें से कोई भी बात फैक्ट नहीं है। शायद मेन कंस्पिरेसी थियरी पे आने से पहले तुम्हें कुछ इंसिडेंट्स के बारे में पता होना चाहिए जो पास्ट में हुए हैं, जिनको सुनने के बाद जब मैं तुम्हें मेन कंस्पिरेसी थियरी बताऊंगा तो वो और ज्यादा सेंस बनाने लगेगी। 1974 में एक कल्ट फॉर्म हुआ था सैन डिएगो कैलिफोर्निया में जिसका नाम था हेवेंस गेट। मीनिंग ऑफ कल्ट, a system of religious venerations and devotion directed towards a particular figure or object। अगर मैं इजी वे में समझाऊं तो एक कल्ट बेसिकली एक ग्रुप होता है जो बहुत ही स्ट्रेंज या फिर किसी अनपॉपुलर फिगर को फॉलो करता है। द कल्ट हेवेंस गेट हैड 39 मेंबर्स एंड उस ग्रुप के लीडर का नाम था मार्शल एप्पलवाइट। They called themselves Heaven's Gate, a cult started in the 70s by a man named Marshall Applewhite, who later called himself Doe. And let me say that our mission here at this time is about to come to a close. मार्शल अपने 39 फॉलोअर्स को काफी सारी बातें बताता था, जिसमें से एक बात ये थी कि अगर वो सारे फॉलोअर्स मार्शल को फॉलो करें एंड उसकी बातें माने तो वो एक ऐसा रिचुअल करेंगे जिसके थ्रू जो उनकी बॉडी के अंदर सोल है जो एक कंटेनर में बंद है, कंटेनर बीइंग द बॉडी, वो सोल कंटेनर से बाहर निकल के एक बहुत बड़ा फॉर्म ले लेगी, मच ग्रेटर देन द ह्यूमन फॉर्म। एंड अनफॉर्चुनेटली उसके सारे फॉलोअर्स ये बातें बिलीव करने लग गए थे। एंड द वेरी फर्स्ट प्रोसेस of this ritual was for the soul to leave the body through suicide. Hello? Yes, I need to report an anonymous tip. Who do I talk to? Okay. This is regarding what? This is regarding a mass suicide. मीडिया वेंट क्रेजी जब उन्हें पता चला कि सैन डिएगो के शेरिफ डिपार्टमेंट को एक घर के अंदर 39 डेड बॉडीज मिली हैं, इंक्लूडिंग द बॉडी ऑफ मार्शल एप्पलवाइट। सारी की सारी बॉडीज बहुत ही सिमिलर मैनर में मिली थी, सारी बॉडीज लेटी हुई थी एंड उनके ऊपर एक पर्पल ब्लैंकेट था। उन सारे के सारे 39 मेंबर्स ने मास सुसाइड करा था जस्ट बिकॉज उन्हें लगा था कि उनको ये करने के बाद बहुत ही सुपर नेचुरल पावर्स मिलेंगे एंड उनकी जो सोल है एक बहुत बड़ा फॉर्म ले लेगी, मच ग्रेटर देन द ह्यूमन फॉर्म। अब मैं तुम्हें एक और इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूँ जो बहुत ज्यादा डार्क है। 1989 में एक स्टूडेंट था मार्क किलरॉय जो अपने स्प्रिंग ब्रेक के टाइम गायब हो गया था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर हैंग आउट करने निकला था एंड वो वॉशरूम के बहाने निकला वहां से एंड उसके बाद किसी को नहीं पता कि मार्क किलरॉय कहाँ गया।
That Tuesday, Mark Kilroy and his friends would go to Brownsville and walk across the border to Matamoros. They went bar hopping. This is where Mark would last be seen alive. किसी को कोई आइडिया नहीं था कि मार्क कहाँ गया। दोनों अमेरिकन एंड मैक्सिकन पुलिस इस केस में इन्वॉल्व हो गई थी, बट स्टिल कोई भी मार्क को नहीं ढूंढ पाया। जब अमेरिकन एंड मैक्सिकन पुलिस मार्क को नहीं ढूंढ पाए तो कुछ साइकिक्स आए जिन्होंने आके बताया कि उन्होंने मार्क को देखा है, लेकिन मार्क एक कोल्ड ड्रिंक के अंदर था। तुम में से जिनको नहीं पता कोल्ड ड्रिंक क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक इज बेसिकली अ वेरी बिग पॉट, अ ब्लैक पॉट जिसके अंदर विचेस अपने स्पेल्स बनाती है। यस, विचेस। थोड़े दिनों बाद पुलिस एक ड्रग डीलर को पकड़ रही थी। उन्हें लगा वो ड्रग डीलर को पकड़ लेंगे एंड उसके सारे ड्रग्स को जब्त कर लेंगे एंड केस सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो आगे हुआ वो पुलिस की इमेजिनेशन से भी बाहर था। पुलिस को उस ड्रग डीलर के बैकयार्ड में एक शेड मिला एंड उस शेड के अंदर जो चीजें थी वो देख के पुलिस के होश उड़ गए। शेड के अंदर जाके उन्हें 4 बड़े कोल्ड ड्रिंक्स मिले which were filled with human blood and human body parts. Before Zavaleta could step foot on the Santa Elena ranch, he knew it was an evil place. There was clearly a cast iron cauldron in front of it with sticks sticking out of it. And जिन लोगों का उन ड्रग डीलर्स ने मर्डर करा था उनमें से एक था मार्क किलरॉय। Spring break came with a tragedy 30 years ago that's still fresh on the minds of some in the Valley. You may remember Mark Kilroy. He was a 21-year-old University of Texas Austin student. Kilroy was abducted and murdered by a satanic drug smuggling cult in Matamoros. पुलिस को शेड में से काफी सारा ब्लैक मैजिक एंड विच क्राफ्ट का सामान मिला। उन्हें एक मैशेटी भी मिली जो पूरी तरह से ब्लड में कवर्ड थी। वो ड्रग डीलर्स अपने शेड में ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस कर रहे थे एंड उनको ये लग रहा था कि ऐसा करने से उनके पूरे ड्रग बिजनेस के ऊपर एक लेयर आ जाएगी, एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाएगी, जिसके वजह से पुलिस कभी भी उनको पकड़ नहीं पाएगी। Those drug dealers were actually consuming human body parts, बस एक ब्लैक मैजिक रिचुअल के नाम पे। अब जो मैं चीज बोलने वाला हूं उसको बहुत ध्यान से सुनना। ज्यादातर लोग ऐसे कल्ट्स को तभी ज्वाइन करते हैं, ऐसे ब्लैक मैजिक के रिचुअल्स तभी करते हैं जब उन्हें पैसा, फेम या पावर चाहिए होती है। एंड अब तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ। जो थियरी मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ उसके बाद तुम अपने आसपास के लोगों पे ही शक करने लगोगे कि कहीं वो तो किसी डार्क प्रैक्टिस में इन्वॉल्व नहीं है। मैं पहले बता देता हूँ कि मैं किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता एंड जो भी लोग इस थियरी में मेंशन्ड होंगे मैं किसी भी तरह से उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता हूँ एंड बाय मिस्टेक अगर मैं कर देता हूँ तो आई एम सॉरी। और आज की दूसरी बड़ी खबर जिससे पूरा देश मानो हिला हुआ है। दिल्ली के बुराड़ी में एक साथ एक ही परिवार के 11 लोगों के शव मिलने के मामले में रोज रोज नए खुलासे हो रहे हैं। As many as 11 members of a family mysteriously found hanging in their home in Delhi's Burari area. Last year July 1st को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में एक कॉल आता है। 11 members of a family were found dead in a house in Burari. Cause of all 11 deaths was suicide. सारे फैमिली मेंबर्स अलग अलग एज ग्रुप्स के थे एंड इस इंसिडेंट के बाद मीडिया को बहुत सारा मटेरियल मिल गया था छापने के लिए एंड दिखाने के लिए, लेकिन कोई भी एंड आई मीन कोई भी एक्चुअल रीजन पे फोकस नहीं कर रहा था। इस पूरे इंसिडेंट के वजह से जिस फैमिली ने सुसाइड करा था उसे नाम मिला था बुरारी फैमिली। दिस केस इज स्टिल अनसॉल्व्ड एंड लोग अभी तक आंसर्स ढूंढ रहे हैं। अब आ जाते हैं बुरारी फैमिली की कुछ डिटेल्स पे। सुसाइड के बाद जो सबसे बड़ी मेंबर थी फैमिली की, उनकी बॉडी लेटी हुई मिली थी एंड बाकी सब की बॉडीज फांसी पे मिली थी। इन्वेस्टिगेशन के टाइम इन्वेस्टिगेटर्स को बॉडीज के अलावा काफी सारी और ऐसी चीजें मिली जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड एंड क्रीप आउट हो गए थे। Entire Bhatia family had been preparing for the mass suicide. These images lends credence to the theory that this could be a case of mass suicide and not a case of homicide that was suspected earlier. Well, Vishnu, when I was given all these details, and I cannot disclose the sources at this point, but I was looking at diaries at one hand and I was looking at CCTV footage corroborating what was written in the diaries step by step. The diary says that around 10 o'clock we should have the roti. 10 o'clock, 10:15 is when you see them delivered. The diary said around 1 o'clock at night is when the final act. It says kriya 1 baje ke aaspaas hogi. That's when exactly at 1 o'clock we have them do it. There were written notes like माँ सबको रोटी खिलाएगी एंड समय आने पर घबराना मत
एंड मंत्र का जाप करने लगना। द फैमिली वॉज परफॉर्मिंग अ रिचुअल। इन्वेस्टिगेटर्स को घर में रोटियां भी मिली जो उन्होंने एक पास के रेस्टोरेंट से ऑर्डर करी थी एंड उस ऑर्डर का बिल भी मिला। ये न्यूज हर न्यूज चैनल पे थी, लेकिन हर न्यूज चैनल की अलग ही स्टोरी थी। मौत की कहानी सबको डरा रही। क्या बुराड़ी में आज की रात आत्माएं वापस लौटेंगी? फांसी घर का आत्मा कनेक्शन। अलग अलग लोगों का अलग अलग रिएक्शन था इसके तरफ। इट इज द मोस्ट मिस्टीरियस केस दैट Delhi have ever seen. Police and post-mortem reports already declared it is a mass suicide of a family in the name of spiritual practice called Bhat Puja, according to which full family have to hang till death like the branches of a banyan tree to attain salvation. It is also written in their occult diary, the 11 steps to attain salvation. But in my opinion, this is perhaps the most perfect crime that people of Delhi have ever seen. This mass murder have been well planned since years to be committed at perfect time. However, all this could be a part of a bigger conspiracy to make it look like as it seems. Further investigation and clarity is needed to validate any conclusion. कोई कह रहा था कि ये एक बहुत वेल प्लान्ड मर्डर है, कोई कह रहा था ये मास सुसाइड है, लेकिन कोई भी इस पूरे इंसिडेंट के एक्चुअल रीजन पे फोकस नहीं कर रहा था। किसी भी इंसान को अगर कल्ट्स के बारे में थोड़ा सा भी पता हो तो अगर उससे जाके तुम ये स्टोरी बताओगे तो वो सीधा सीधा यही बोलेगा कि ये एक कल्ट था, बुराड़ी फैमिली एक कल्ट था एंड ये पूरा बिहेवियर एक कल्ट बिहेवियर था। लेकिन कहीं भी किसी भी न्यूज़ चैनल पे, किसी भी न्यूज़पेपर में बुराड़ी फैमिली को कल्ट से कंपेयर नहीं करा गया, इवन आफ्टर हैविंग सो मेनी थिंग्स इन कॉमन। सो वॉज बुराड़ी फैमिली अ कल्ट? लेकिन इससे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि किसी भी न्यूज़ चैनल ने बुराड़ी फैमिली को किसी भी कल्ट से कंपेयर क्यों नहीं करा? सारे न्यूज़ चैनल्स में ब्रिलियंट जर्नलिस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और टैलेंटेड हैं, उनको ऑब्वियसली कल्ट्स के बारे में पता होगा। एंड मैं मान नहीं सकता कि किसी भी एक रिपोर्टर ने इस पूरे इंसिडेंट को किसी कल्ट से कंपेयर ना करा हो। एंड करा भी था तो वाई? क्यों ये पूरी चीज़ कल्ट से कंपेयर होकर न्यूज़ पे नहीं आई? मेन थियरी पे आने से पहले मैं एक थॉट प्रोवोकिंग बात बताना चाहता हूँ कि हमारे न्यूज़ चैनल्स, हमारा मीडिया इज़ कंट्रोल्ड बाय द मोस्ट पावरफुल पीपल इन आवर कंट्री। अंबानीज और बाकी पावरफुल लोगों के हाथ जमे हुए हैं हमारे मीडिया हाउसेस के अंदर एंड वो बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं हमारे न्यूज़ चैनल्स। हो सकता है वो किसी न्यूज़ चैनल की परसेंटेज ओन करते हो, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो ज़रूर कंट्रोल कर रहे हैं कि हम क्या देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन्स पे। एंड इसी वीडियो में आगे चल के कैसे ये पावरफुल लोग हमारे मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, इस थियरी को डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं मेन कंस्पिरेसी थियरी पे। सो द कंस्पिरेसी थियरी इज़ कि इस पूरे इंसिडेंट को किसी भी तरीके से किसी कल्ट से कंपेयर नहीं करा गया, क्योंकि जो पावरफुल लोग न्यूज़ चैनल्स को कंट्रोल कर रहे हैं वो खुद डार्क प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। एज आई सेड, लोग कल्ट्स को एंड डार्क प्रैक्टिसेस को तभी फॉलो करते हैं जब उन्हें लाइफ में पैसा, फेम एंड पावर चाहिए होती है। एंड जो हमारी कंट्री के सबसे पावरफुल लोग हैं उनके पास ये तीनों है। मेरे हिसाब से कल्ट्स का मेंशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अगर मैं भी किसी कल्ट में इन्वॉल्व होता, किसी डार्क प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होता, तो मैं भी नहीं चाहता कि और लोगों को पता चले इन चीज़ों के बारे में एंड और लोग ज़्यादा नोटिस करने लगे इन चीज़ों को। क्योंकि अगर इंडियन ऑडियंस को पता चल गया कल्ट्स के बारे में तो वो और ज़्यादा नोटिस करने लगेंगे इन पावरफुल लोगों को एंड हो सकता है कभी कोई पावरफुल आदमी पकड़ा जाए। आई नो ये थियरी काफ़ी क्रेजी है, लेकिन इसको जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी ज़्यादा सेंस बनाने लगेगी। सो इट माइट बी पॉसिबल इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिलीजियस लोग हैं जो टोना टोटका जैसी चीज़ों में बिलीव करते हैं, हो सकता है उनमें से काफ़ी सारे लोग डार्क प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व हो सकता है कि तुम्हारा कोई दोस्त, फैमिली मेंबर, फेवरेट यूट्यूबर, सिंगर, एक्टर, कोई भी ऐसे कल्ट्स का पार्ट हो सकता है, तो ध्यान रखना। लेबल्स। कुछ आर्टिस्ट का ड्रीम होता है किसी लेबल के साथ काम करना, वायरल ना होता से लेबल का रोक नहीं है, लाइनों का राज तू कभी नहीं खोलेगा। एंड कुछ आर्टिस्ट कभी भी लेबल के साथ काम नहीं करना चाहते। लेबल से आने के बाद तेरा काम बना, लेकिन मेरा नाम और बंटाई से बना क्या? हमारे इंडिया में ही इतने सारे आर्टिस्ट हैं जो लेबल्स के साथ साइंड है। बादशाह विद सोनी म्यूजिक, रफ्तार विद जी म्यूजिक, हनी सिंह विद टी सीरीज, the company that broke the internet with 100 million subscribers. Almost सबको ही पता है about the competition between PewDiePie and T-Series for the most amount of subscribers. उन दोनों के बीच में रेस लगी हुई थी कि कौन पहले 100 million subscribers पहुंचता है।
एंड उस पूरे कंपटीशन के टाइम काफी एलिगेशंस लगे थे टी सीरीज पे फॉर यूजिंग सब बॉट। अब मैं तुम्हें बाहर के कुछ आर्टिस्ट की स्टोरीज बताने वाला हूं जिसको सुनने के बाद ये वाली कंस्पिरेसी बहुत ज्यादा सेंस बनाने लगेगी। माइकल जैक्सन का तो नाम सुना ही होगा तुमने। एक दिन माइकल जैक्सन स्टेज पे आए थे विद अ साइन व्हिच सेड सोनी किल्स म्यूजिक। माइकल जैक्सन ने ये भी कहा And Tommy Mottola is a devil. Tommy Mottola was the CEO of Sony Music at that time. And the story is very sad in the end because the companies take advantage of them. They really do. Sony, I've generated several $1 billion for Sony. We can't let them get away with what they're trying to do because now I'm a free agent. So I'm leaving Sony a free agent. I own half of Sony's publishing and I'm leaving them and they're very angry at me because of it. But मैं एक और आर्टिस्ट के बारे में बताना चाहूंगा जिनका नाम था प्रिंस। प्रिंस ने काफी बार पब्लिकली बोला था कि म्यूजिक लेबल्स ने अपने आर्टिस्ट को लिटरली स्लेव्स बना के रखा हुआ है। एक परफॉर्मेंस के टाइम तो प्रिंस ने अपने फेस पे स्लेव लिखा हुआ था। गेस करो इन दोनों आर्टिस्ट माइकल जैक्सन एंड प्रिंस की डेथ कैसे हुई। Late today, unsealed court records confirm the LA coroner has concluded the pop singer died of a lethal amount of that powerful anesthetic propofol, but that drug was just one of many given to Jackson that night. Examiner's office determining Prince died from an accidental prescription drug overdose. इन दोनों की डेथ बहुत ही सिमिलर मैनर में हुई थी, by drug overdose. मेरे सब्सक्राइबर्स में से काफी सारे K-pop फैंस हैं, एंड सबसे बड़ा K-pop ग्रुप है BTS. काफी बार ऐसा हो चुका है कि परफॉर्मेंस के टाइम BTS के मेंबर्स लिटरली कोलैप्स कर जाते हैं स्टेज पे बिकॉज दे वर्क 18 to 20 hours a day. ये सारा काम और ये सारा प्रेशर आता है आर्टिस्ट को लेबल्स के तरफ से. BTS इज अंडर कोलंबिया रिकॉर्ड्स एंड गेस करो कोलंबिया रिकॉर्ड्स कौन ओन करता है? यू गेस्ड इट, सोनी म्यूजिक. तो ये स्टोरीज थी बाहर के आर्टिस्ट के बारे में. एंड अब आ जाते हैं हमारे अपने इंडियन आर्टिस्ट पे. काफी सारे आर्टिस्ट के म्यूजिक में ड्रास्टिक चेंज दिखता है एज सून एज दे जॉइन द लेबल. थोड़े दिनों पहले हनी सिंह भी बीमार पड़े थे एंड इट माइट बी पॉसिबल कि उसका रीजन लेबल से आने वाला प्रेशर एंड काम रहा हो. Even Badshah said in one of his songs, Indian artists are always working. They have to make music. They have to do shows. काफी सारे आर्टिस्ट बहुत हाई बजट वेडिंग्स में भी परफॉर्म करते हैं. उनको टीवी कमर्शियल्स भी करने पड़ते हैं एंड उनको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है फॉर देयर प्रमोशंस. वी कांट इवन इमेजिन कि हमारे इंडियन आर्टिस्ट कितना एग्जॉस्टेड रहते हैं हर टाइम. एंड ये भी रीजन हो सकता है कि आर्टिस्ट के लिरिक्स बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो जाते हैं एज सून एज दे जॉइन द लेबल बिकॉज उनके ऊपर लेबल की तरफ से इतना ज़्यादा प्रेशर और काम होता है एंड उनके पास बहुत नैरो विंडो होती है, बहुत थोड़ा सा टाइम होता है गाने को प्रोड्यूस करने के लिए, which results in poor writing. So the conspiracy is कि जो भी labels हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं हमारे आर्टिस्ट पे जिसके वजह से हमारे आर्टिस्ट अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाते बिकॉज दे आर बर्न्ड आउट. वो हमेशा एग्जॉस्टेड रहते हैं. दिस काइंड ऑफ शोज की लेबल्स को लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता कि आर्टिस्ट कैसा है, उसकी हेल्थ कैसी है एंड वो किस सिनेरियो में, कैसी सराउंडिंग्स में, कैसी कंडीशंस में म्यूजिक बना रहा है. टी सीरीज वॉज यूजिंग सबबॉट एंड सोनी म्यूजिक के कभी भी अच्छे रिलेशंस नहीं रहे हैं अपने आर्टिस्ट के साथ. सो दिस काइंड ऑफ शोज की लेबल्स किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं अपने प्रॉफिट्स के लिए. एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ रफ्तार लीव्स जी म्यूजिक फॉर हिज ओन लेबल कलमकार. फॉर दिस कंस्पिरेसी थियरी मेरे को लगा कि मेरे को एक ऐसे इंसान को बुलाना चाहिए जिसको म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में मेरे से ज़्यादा पता हो. सो आई कॉल्ड रोहन कारियाप्पा एंड जो बातें रोहन कारियाप्पा ने मेरे को बताई वर शॉकिंग. तो हाय गाइस, अभी मेरे साथ है रोहन कारियाप्पा. मेरे को नहीं लगता कि मैं किसी और को जानता हूँ जिसको म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा पता होगा एंड म्यूजिक के बारे में ज़्यादा पता होगा देन रोहन कारियाप्पा है. हेलो रोहन, कैसे हो? हाय बड़ी, सब बढ़िया सब बढ़िया. Glad that I'm a part of this series. मेरे को स्टार्टिंग से ये सीरीज बहुत पसंद है इंडियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की एंड आई एम ग्लैड आई कुड बी अ पार्ट ऑफ इट. ओके, थैंक यू सो मच. अच्छा, मेन कंस्पिरेसी यही है, मेन कंस्पिरेसी पे आ जाते हैं कि म्यूजिक लेबल्स बहुत मतलब हमारे आर्टिस्ट को निचोड़ रखा है, मतलब म्यूजिक लेबल्स ने बेसिकली.
तो इस पे मैंने थोड़ी रिसर्च करी। बाहर की कंट्रीज में सोनी म्यूजिक एंड उनके बहुत पंगे रह चुके हैं अपने आर्टिस्ट के साथ। तो यही चीज मैं फिर इंडिया में भी थोड़ा स्टडी कर रहा था एंड मेरे को लगा कि ये जो लेबल से पूरा प्रेशर आता है लोगों पे काम का एंड शोज करने हैं, काफी सारी चीजें होती है, तो उसके वजह से वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है जो भी गाने ये आर्टिस्ट निकालते हैं। क्या मैं सही हूँ इस चीज में? एंड 100% सही है। So लेबल्स के पास जाने का फायदा एक ये होता है कि यू गेट अ लॉट ऑफ मनी। यहाँ दुनिया जल गई, बादशाह की रोल्स रॉयस क्या? मैंने एक्चुअली ली भी इसलिए थी। लेकिन उसके नुकसान बहुत सारे होते हैं, and I've broken down these नुकसान in 3 different points. First point is the creativity parasites. मतलब एक बार आप लेबल से साइन हो जाते हो तो आपकी क्रिएटिविटी गई तेल लेने। They want to make music that can be sold to public. And किस टाइप का म्यूजिक ज्यादा सुना जाता है? Obviously जो क्लब में बज पाए और जो आपके कार में बज पाए। एक ऐसा एग्जांपल है हार्डी सांधू। अगर आप उनके 1-1.5 साल पहले की म्यूजिक देखोगे एंड उनकी ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे राइट नाउ, यू कैन सी अ क्लियर डिफरेंस ऑन हाउ ही इज चेंज्ड एज अ म्यूजिशियन। दी तेरी दा एह नजारा थी मेरे नालम उससे पहले उनके गाने होते थे सोच, यार नहीं मिले, जोकर। बट लास्ट 1.5 साल से जब से वो सोनी म्यूजिक से साइन हुए हैं, उनके सारे डांस नंबर्स आ रहे हैं। डांस लाइक, क्या बात है, यार सुपरस्टार, ये सारे उनकी म्यूजिक है, विच इज नॉट हिज स्टाइल। वो पहले बहुत ही वर्सटाइल म्यूजिशियन रह चुके हैं एंड राइट नाउ इज जस्ट मेकिंग सेम काइंड ऑफ म्यूजिक जो कि उनको लेबल्स बोलते हैं इस टाइप का म्यूजिक बताने के लिए, दैट इज सेलेबल। सेकंड पॉइंट इज बैंकरप्सी इन द एंड। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, इंडस्ट्री की ही ये बात है, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो म्यूजिक इंडस्ट्री हो, कि बहुत सारे आर्टिस्ट जब उनका एक शेल्फ लाइफ खत्म हो जाता है, हर आर्टिस्ट की एक शेल्फ लाइफ होती है। अरिजीत सिंह अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, आज से 5 साल बाद मे बी वो आपको कहीं नजर नहीं आएगा। ऐसे ही कुछ हुआ उदित नारायण जी के साथ जो 90s में काफी बड़े सिंगर थे। एंड ओपी नैयर साहब एक बहुत बड़े बॉलीवुड के लेजेंड रह चुके हैं एंड लास्ट के कुछ सालों में उनके बारे में जब स्टडी कर रहा था तो पता चला कि उनके पास रहने को घर भी नहीं था एंड ही वाज स्टेइंग एट हिज फैंस प्लेस। फैन के घर पे वो यस, ये अभी का पंगा नहीं है, 1960 से पंगा चल रहा है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी जी के बीच में बहुत बड़ा पंगा हुआ था, इतना बड़ा पंगा कि उन्होंने साथ में रिकॉर्डिंग करनी छोड़ दी थी। उसमें लता मंगेशकर जी का स्टैंड ये था कि एक बार सिंगर्स जो गाते हैं वो अगर सेल भी होता है कहीं आगे जाके तो सिंगर को भी उस गाने की थोड़ा कुछ रॉयल्टी मिलनी चाहिए। वेयरएज मोहम्मद रफी जी का कहना था कि नहीं, सिंगर का काम है गाना गाना है, उन्होंने गाना गा दिया, उसके लिए जितना पैसा मिला उसके बाद सारी रॉयल्टी प्रोड्यूसर्स के पास जानी चाहिए। ये सारी बातें हैं जो लेबल एक आर्टिस्ट को रिस्ट्रिक्ट करके रखता है, एक आर्टिस्ट को बहुत ही ज्यादा निचोड़ लेता है उनकी क्रिएटिविटी से एंड देन जब उनका काम खत्म हो जाता है उस लेबल के साथ तो आर्टिस्ट की कोई जिम्मेदारी लेबल नहीं उठाता। तो जितने भी सॉन्ग्स वगैरह निकालते हैं आर्टिस्ट लेबल के अंडर, तो कहीं ना कहीं ज्यादा ओनरशिप लेबल की रहती है आर्टिस्ट की रहती है? कंप्लीटली, ज्यादा कम नहीं, इट्स मेनली लेबल्स। तो इसी रीजन की वजह से क्या मतलब ये आर्टिस्ट वगैरह लेबल्स को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि एज सून एज दे लीव द लेबल सारे गाने तो लेबल के पास ही हैं, तो उनका कोई राइट नहीं रहा, तो उनके पास बेसिकली कुछ भी नहीं बचा। कुछ नहीं बचा, बस उसके थ्रू जो फेम मिला है वो बचा। सेकेंडली, लेबल के साथ जुड़े रहने का मतलब है बहुत सारा पैसा आना, वो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं लेबल यहाँ पे इतनी बुराई कर रहा हूँ, बट इन फ्यूचर मैं अगर म्यूजिक करता होता और मेरे को लेबल को साइन करता, आई वुड हैव डेफिनेटली जॉइन दैट बिकॉज बहुत सारा पैसा मिलता है। बट द राइट थिंग वुड बी उसको सही टाइम पे छोड़ दो। तो शायद ऐसा ही कुछ रफ्तार करने की कोशिश कर रहा है विद हिज ओन लेबल, जो कलमकार शुरू कर रहा है। रफ्तार का जो लेबल है, कलमकार, आर्टिस्तान जो लेबल है, गली गैंग जो लेबल है, ये सब बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ लेबल है। इनफैक्ट रणवीर सिंह का भी एक लेबल है जिसपे काम भारी जैसे आर्टिस्ट साइन है, इट्स कॉल्ड इंक, वो कि बहुत सही काम कर रहे हैं। दे आर नॉट प्रेशराइजिंग देयर आर्टिस्ट टू मेक कमर्शियल म्यूजिक। तो ये अभी मतलब काइंड ऑफ पॉसिबल है कि जो भी आर्टिस्ट अभी अब हमारे मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट है जैसे बादशाह है, रफ्तार है, इवन हनी सिंह, तो हो सकता है कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट के साथ हो लेबल के साथ, एंड ये ओपनली इस चीज को नहीं बोल पा रहे हैं कि ये अच्छे अपने फुल पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं, एंड एक काइंड ऑफ सफोकेशन है लेबल के वजह से उनके काम के अराउंड। बादशाह और हनी सिंह तो नहीं बोल पा रहे बिकॉज हनी सिंह का तो चलो स्टाइल ही है, इज ऑलवेज बीन इनटू पॉप एंड हिप हॉप का फ्यूजन, बट रफ्तार हैज बीन क्वाइट वोकल अबाउट कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। वो सब सबलिमिनली बात करते रहते हैं कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, हाथ बंधने दो। हाथ बंधे हुए का क्या मतलब है कि लेबल्स ने उनके हाथ बांध रखे, उनके घर वालों ने थोड़ी ना बांधे हैं। सो दैट्स व्हाट ही स्टॉप। तो थैंक यू सो मच रोहन, बहुत काफी सारे पॉइंट्स पता चले एंड काफी शॉकिंग पॉइंट्स थे।
हमें लाइक मेरे तरह काफी सारे तुम लोगों को भी आइडिया नहीं होगा कि ऐसा सब कुछ चल रहा है म्यूजिक इंडस्ट्री में, एंड इट्स मेस्ड अप. Thank you so much, Rohan, for joining. Thank you so much for having me, and thank you so much for the second feature that I've got in your channel thing. For this conspiracy theory, हमें अपने माइंड में हमारी न्यूज के लिए, हमारी मीडिया के लिए एक डिसबिलीफ क्रिएट करना होगा, which means कि हमें ऐसा माइंडसेट बनाना होगा कि हमारे न्यूज चैनल्स हमसे झूठ बोल रहे हैं. एंड इस थियरी के एंड में मैं तुम्हें कुछ ऐसे एविडेंस दिखाऊंगा, कुछ ऐसी चीजें दिखाऊंगा जिसके बाद तुम्हारा न्यूज को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा. हमारी इकोनॉमी को अभी इतना बड़ा झटका लगा है. बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स ये कहते आ रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी खतरे में है. द क्रेजी थिंग इज, इतनी बड़ी चीज को बहुत ही कम न्यूज चैनल्स ने दिखाया, एंड जिन्होंने दिखाया बहुत अलग तरीके से दिखाया है. जब बहुत थोड़े से न्यूज चैनल्स इस पूरी इकोनॉमी वाली न्यूज को दिखा रहे थे, तो उस टाइम पे बाकी सारे न्यूज चैनल्स बहुत ही इररिलेवेंट न्यूज दिखा रहे थे. मीडिया में कभी हिंदू मुस्लिम चलता, कभी इंडिया पाकिस्तान चलता. जब भी कोई इकोनॉमी की बात करता तो उसे बिल्कुल ही दबा दिया जाता. मेजॉरिटी न्यूज चैनल्स वो सारी इररिलेवेंट न्यूज दिखा रहे थे, एंड बहुत ही कम न्यूज चैनल्स एक्चुअल सच दिखा रहे थे. तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि एक न्यूज दिखाती है कि हमारी गवर्नमेंट कितनी बढ़िया है एंड कितने अच्छे से काम कर रही है, एंड बाकी कंट्री से कितना सुपीरियर है. कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे. एंड दूसरी टाइप की न्यूज दिखाती है कि हमारी गवर्नमेंट ने कितनी मेजर मिस्टेक करी है. नमस्कार, मैं रविश कुमार. भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है. इसे छिपाने की तमाम कोशिशों के बीच आज जीडीपी के आंकड़े ने जख्म को बाहर ला दिया. 6 साल में भारत की जीडीपी इस हद तक नीचे नहीं आई थी. तिमाही के हिसाब से 25 तिमाही में यह सबसे खराब रिपोर्ट है. दिस काइंड ऑफ शोज कि हमारी गवर्नमेंट हमारे मीडिया को कंट्रोल कर रही है, इतना कि इकोनॉमी जैसी बड़ी न्यूज को भी कोई न्यूज चैनल नहीं दिखा रहा है, एंड हर न्यूज चैनल इग्नोर कर रहा है. बहुत सालों से मुकेश अंबानी एंड अंबानी फैमिली के बहुत अच्छे रिलेशंस रहे हैं बीजेपी के साथ. बीजेपी रन्स द गवर्नमेंट, एंड मुकेश अंबानी, owner of Reliance Industries, owns 72 channels across India, जिसकी audience around 800 million people है. Reliance owns news channels like News 18, major entertainment channels like Colors, MTV, kids channels like Nickelodeon, and many more channels. तो हम कह सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे मीडिया को कंट्रोल कर रही है, एंड हम वो ही देखते हैं जो हमारी गवर्नमेंट हमें दिखाना चाहती है. एंड इस चीज का सबसे ज्यादा फायदा कहां उठाया जाता है? इलेक्शंस. ये थियरी बहुत ज्यादा क्रेजी है, एंड आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन जो एविडेंस मैं तुम्हें अभी दिखाने वाला हूं उसको देख के मेरे होश उड़ गए थे. एंड जब तुम उसे देखोगे ना, तो तुम न्यूज को वैसे ही पुराने तरीके से नहीं देख पाओगे दोबारा. बाहर की कंट्रीज में काफी बार न्यूज चैनल्स एक्टर्स को हायर करते हैं जिससे कि वो अपनी खुद की एक स्टोरी क्रिएट करके अपने न्यूज चैनल्स पे दिखा सकें. यस, काफी बार बाहर के चैनल्स पकड़े भी गए हैं ऐसे फेक एक्सीडेंट्स या फेक डिजास्टर्स को दिखाते हुए एंड स्क्रिप्ट करते हुए. जून 4 को CNN को पकड़ा गया था एक फेक प्रोटेस्ट को टेलीकास्ट करते हुए. बाहर के और न्यूज चैनल्स भी काफी बार एक्टर्स को हायर करते हैं जो किसी डिजास्टर के टाइम विक्टिम का रोल प्ले कर सके, एंड वो एक फेक स्टोरी बना के दिखा सके अपने न्यूज चैनल्स पे. एंड काफी बार ऐसा हो चुका है कि एक ही एक्टर अलग अलग न्यूज चैनल्स पे आ चुका है, अलग अलग आउटफिट्स एंड गेटअप्स के साथ. आई नो मीडिया इतना ज्यादा मेस्ड अप है. ये सारी चीजें देख के एंड सुन के मेरे को लगा कि हाँ यार, ये सारी चीजें बाहर के न्यूज चैनल्स ही करते होंगे, एंड ऐसे इंडिया में कुछ नहीं होता होगा. गेस व्हाट, आई वाज रॉन्ग. अब मैं तुम्हें कुछ पिक्चर्स दिखाने वाला हूं जिसको देखने के बाद तुम्हें बहुत बड़ा शॉक लगने वाला है. सारी पिक्स में एक आदमी कॉमन है जो ऑलमोस्ट हर न्यूज चैनल की हर डिबेट की ऑडियंस में प्रेजेंट होता है. चलो एक वक्त के लिए मान लेते हैं कि हाँ वो बहुत बड़ा फैन है इन डिबेट्स का, एंड जैसे तैसे करके हर न्यूज चैनल की डिबेट्स में वो प्रेजेंट होता है, एंड ही इज अ बिग सपोर्टर ऑफ बीजेपी. एंड हियर कम्स द मोस्ट शॉकिंग पार्ट. हर डिबेट के टाइम, हर डिस्कशन के टाइम जो होस्ट है न्यूज चैनल का, वो हमेशा पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उसी एक्टर के पास क्यों जाता है? नॉर्मल पब्लिक का पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा उस एक्टर से ही क्यों लिया जाता है? इट्स बिकॉज जो एक्टर है वो जब भी कुछ पॉजिटिव बोलता है बीजेपी की तरफ, तो जो घर में बैठे हुए लोग हैं वो उसे एक कॉमन आदमी की तरह देखते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता वो एक एक्टर है.
एंड उसको देख के उनकी खुद की ओपिनियन भी इन्फ्लुएंस होती है एंड वो भी यही सोचते हैं कि हाँ वो भी एक कॉमन मैन है, वो भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है तो हमें भी बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। हमारा इंडियन मीडिया इतना ज़्यादा मेस्ड अप है। सो द कंस्पिरेसी थियरी इज ये सारे न्यूज़ चैनल्स हमें न्यूज़ दिखाने के लिए नहीं बने हैं, पर हमें कंट्रोल करने के लिए बने हैं। क्योंकि एक कंट्री जिसमें 100 करोड़ लोग हैं, उनको तुम कैसे कंट्रोल करोगे? उन्हें फेक न्यूज़ दिखा के। मुकेश अंबानी की बात हमने लास्ट थियरीज में काफी करी है। जो थ्योरी मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूँ वो हो सकता है फ्यूचर में जाके सच निकले। रिलायंस का हमारी ऑलमोस्ट हर एक बेसिक नीड पे कंट्रोल है। टीवी, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, सेलफोन्स, फूड। रिलायंस की पहुंच इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेके हमारे न्यूज चैनल्स तक है। अंबानी का हमारी गवर्नमेंट में काफी सारे पावरफुल लोगों पे भी कंट्रोल है। नाउ थिंक ऑफ अ पर्सन विद द मोस्ट मनी इन आवर कंट्री हु कैन इन्फ्लुएंस आवर गवर्नमेंट, कंट्रोल व्हाट वी सी। ऐसी इंसान की अगली लिमिट क्या होगी? मार्केट और इकोनॉमी को डोमिनेट करने के बाद एक इंसान का अगला गोल क्या हो सकता है? यू गेस्ड इट, रनिंग द कंट्री। कंस्पिरेसी ये नहीं है कि अंबानी फैमिली में से कोई जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेगा एंड कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा या ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसकी अंबानी को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। बट द कंस्पिरेसी थियरी इज कि द अंबानी फैमिली आर द रियल पीपल दैट आर रनिंग आवर कंट्री राइट नाउ। उन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाओ जो रिलायंस की तरफ से लॉन्च हुई है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी। आई नो ये थियरी बहुत ज़्यादा क्रेजी है एंड हो सकता है ये टोटल बुलशिट हो, लेकिन इट माइट बी पॉसिबल कि ये थियरी फ्यूचर में जाके सच निकले। तुम में से जिनको नहीं पता कि मंडेला इफेक्ट क्या है, मंडेला इफेक्ट को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब बहुत सारे लोगों के माइंड में एक स्पेसिफिक मेमोरी है, किसी इंसिडेंट को लेके या किसी और चीज़ को लेके एक स्पेसिफिक मेमोरी है, लेकिन बाद में जाके उन्हें पता चलता है कि जो भी उनकी मेमोरी है वैसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था। बहुत सारे लोगों के माइंड में एक मेमोरी है उस चीज़ की जो कभी हुई ही नहीं। तो ऐसे फिनोमेना को हम बोलते हैं द मंडेला इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन कि बहुत सारे लोगों को इंडिया में लगता है कि द मुंबई टेररिस्ट अटैक happened on 25th November। बहुत सारे लोगों के माइंड में मेमोरी है एंड उन्हें लगता है कि अच्छे से उन्हें याद है कि पूरा अटैक 25th नवंबर को हुआ था, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि द अटैक हैपेंड ऑन 26/11। तो हम इसको एक मंडेला इफेक्ट बोलेंगे। फ्यूचर में जाके टाइम ट्रैवल जरूर पॉसिबल होगा एंड ये थियरी उसी के अराउंड है। मंडेला इफेक्ट को ऐसे डिफाइन करा जाता है कि आगे जाके फ्यूचर में कोई टाइम ट्रैवल करके पास्ट में गया है एंड उसने बहुत एक माइनर चेंज करा है हमारी हिस्ट्री में, जिसके वजह से आज की हमारे प्रेजेंट में कुछ चीज़ें हमें बहुत डिफरेंटली याद है। हमारे पास पास्ट टाइमलाइन की मेमोरी है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइमलाइन में वो मेमोरी नहीं एग्जिस्ट करती, वैसा कुछ कभी हुआ ही नहीं। आई नो, क्रेजी। मंडेला इफेक्ट तब शुरू हुआ जब नेल्सन मंडेला की डेथ अनाउंस हुई थी December 5th, 2013 को। इस अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे एंड शॉक में थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नेल्सन मंडेला की डेथ ऑलरेडी बहुत साल पहले हो चुकी है एक जेल के अंदर। 1 अक्टूबर 1991 को एक बुक पब्लिश हुई थी, इंग्लिश अलाइव, एंड उस बुक में प्रिंटेड था कि नेल्सन मंडेला डाइड ऑन 23rd July 1991। एंड खाली यही बुक नहीं थी जिसमें ये लिखा हुआ था, काफ़ी सारी और बुक्स में भी ये चीज़ लिखी हुई थी जो उसी टाइम के अराउंड प्रिंट हुई थी, while नेल्सन मंडेला was alive। तो काफ़ी सारे लोगों के माइंड में मेमोरी थी कि नेल्सन मंडेला की डेथ ऑलरेडी हो चुकी है काफ़ी साल पहले। एंड ये सबसे बड़ा एविडेंस है कि मंडेला इफेक्ट रियल हो सकता है। पहले मैं तुमको 1-2 एग्जांपल्स देता हूँ मंडेला इफेक्ट के। पोकेमॉन सबने देखा होगा। काफ़ी सारे लोगों के माइंड में मेमोरी है कि पिकाचू की टेल के एंड पे एक ब्लैक स्ट्रिप है, लेकिन पिकाचू की टेल की एंड पे ब्लैक स्ट्रिप कभी थी ही नहीं। काफी सारे लोगों को अगर तुम बोलो कि वो एक पिकाचू की ड्राइंग बनाए, तो उनमें से काफी सारे उसकी टेल के एंड पे एक ब्लैक स्ट्रिप बनाते हैं, लेकिन वो ब्लैक स्ट्रिप कभी थी ही नहीं। स्नो वाइट की स्टोरी सबने सुनी होगी एंड स्नो वाइट की स्टोरी के अंदर सबसे फेमस लाइन कौन सी है? मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल, राइट? रॉन्ग, ये लाइन गलत है एंड ये लाइन कभी थी ही नहीं स्नो वाइट में। स्नो वाइट की एक्चुअल लाइन ये है, मैजिक मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। Magic mirror on the wall, who is the fairest one of all?
मिरर मिरर कभी था ही नहीं, एक्चुअल में मैजिक मिरर था। एंड ऑलमोस्ट सारे लोग इस लाइन को गलत बोलते हैं। आई नो काफी वियर्ड है। तो अब आ जाते हैं मेंडल इफेक्ट के कुछ एग्जांपल्स जो इंडिया में है। पहले मैं सबसे क्रेजी वाली बताता हूँ। टिल डेट काफी सारे लोगों को लगता है कि श्रीलंका इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इंडिया। यस आई नो क्रेजी, लेकिन काफी सारे लोग अभी भी बोलते हैं कि उन्होंने अपने बचपन में पॉलिटिकल मैप्स पे श्रीलंका को हमेशा लेफ्ट पे ही देखा था। वो बोलते हैं कि उनको अच्छे से याद है कि श्रीलंका लेफ्ट पे ही था, लेकिन हो सकता है वो पिछली टाइमलाइन में हो एंड अभी प्रेजेंट वाली टाइमलाइन में श्रीलंका राइट साइड में। मैं एक और मेंडल इफेक्ट बताता हूँ। तुम सबने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का नाम तो सुना ही होगा, हम सबको पता है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में काफी सारे लोगों को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नहीं पता, उन्हें ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया पता है। व्हाट? आई नो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, एंड ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करती है इन कुंभलगढ़ राजस्थान। हम इंडियंस को ही नहीं पता कि हमारे पास एक ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया है। अब आ जाते हैं मंडेला इफेक्ट के सबसे इंटरेस्टिंग एग्जांपल पे। तुम में से सबको पता होगा अबाउट द मूवी शहंशाह। शहंशाह मूवी का एक डायलॉग है जो ऑलमोस्ट हर इंडियन को याद है, इवन अगर उसने मूवी नहीं देखी है तो। एंड वो डायलॉग है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। राइट? रॉन्ग, ये डायलॉग गलत है एंड एक्चुअल डायलॉग है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। ऐसा बोल सकते हैं कि पिछली टाइमलाइन में ये डायलॉग रहा हो कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइमलाइन में ये है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। एंड इस फेमस डायलॉग को पूरा इंडिया गलत बोलता है। सो कंस्पिरेसी थ्योरी यही है कि मंडेला इफेक्ट इंडिया में भी प्रेजेंट है एंड कोई फ्यूचर से पास्ट में गया हो एंड उसने कुछ चेंजेस करे हो जिसकी वजह से हमारे प्रेजेंट टाइमलाइन में हमारे पास पास्ट टाइमलाइन की मेमोरीज हैं जो काफी अलग है रियल लाइफ में। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें और छोटी छोटी कंस्पिरेसीज चाहिए तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंडियन कंस्पिरेसी थियरीज। एंड यस, हर चीज पे बिलीव मत करा करो।